मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग टेस्ट सीरीज पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, सुल्तान का पद धारण करने वाला प्रथम तुर्की सुल्तान। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर है। तो ये सही आंसर है आपका महमूद गजनबी, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान। तो प्रथम वैधानिक सुल्तान का मतलब है कि हमने आपको पढ़ाया था कि पहला ऐसा सुल्तान जिसने बगदाद के खलीफा से खिलायत प्राप्त किया था, और खिलायत प्राप्त करने के बाद वो दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कहलाया। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यान दीजिए। पहला है महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो इन चारों में से एक सही ऑप्शन आपको चुनना है, तो जल्दी से चुनिए। पहला आपका सही ऑप्शन है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है बगदाद के खलीफा से वैधानिक खिलाफत प्राप्त किया था, इसीलिए इसे वैधानिक सुल्तान कहा जाता है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक। तो गुलाम वंश का संस्थापक आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप आंख बंद करके भी लगा देंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। चौथा क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। देखिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में कौन, तो कंफ्यूजन नहीं लेना है आपको। वास्तविक संस्थापक में देखिए चार ऑप्शन, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है ये इल्तुतमिश को माना जाता है, और जो गुलाम वंश का संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। क्योंकि इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है कि इसने वैधानिक सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर आपके सामने, जीतल व टंका नामक सिक्का किसने चलाया था। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो जीतल व टंका नाम का सिक्का किसने चलाया था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, जीतल और टंका नाम का जो सिक्का है वो इल्तुतमिश ने चलाया था। जीतल और टंका, टंका एक जो 175 ग्रेन का होता था, और जीतल जो कि जो है तांबे का सिक्का होता था। तो ये दो सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व अरबी लेख में लिखे सिक्के किसने चलाए थे। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो इन चार क्वेश्चन से आपको सही आंसर चुनना है। एक सिक्का था जिसमें एक तरफ संस्कृत में लेख लिखे गए थे और दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा गया था। तो ये सिक्के भारत में किसने चलाए थे, तो ये सिक्का भारत में चलाया था महमूद गजनबी ने। जी हाँ, पहला सिक्का जो है संस्कृत और अरबी में कलमा लिखा हुआ सिक्का महमूद गजनबी ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम जाते हैं कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। तो गुलामों का गुलाम, चार ऑप्शन आपके सामने, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। जैसा कि आप सभी पढ़ रहे हैं कि ये सभी जो सुल्तान हैं ये गुलाम वंश से संबंधित हैं। तो जैसा कि आप पढ़ रहे हैं कि जो मोहम्मद गौरी था उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। अर्थात जो इल्तुतमिश था वो ऐबक का गुलाम था और ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो इस प्रकार इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इस प्रकार आपका जो चौथा ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे, सिपाह सलार, सिपाह सलार व मलिक की उपाधियां किसने धारण की थी। तो सिपाह सलार और मलिक की उपाधियां, चार ऑप्शन आपके सामने, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो आप जल्दी से बताइए कि कौन सा आंसर सही है। तो सिपाह सलार व जो मलिक की उपाधि थी
वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्रहण की थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गजनबी का गुलाम था, महमूद गौरी का गुलाम था। और ये लाहौर में जब ये पहुंचा तो इसने, ये गोरी का इतना जो है वफादार गुलाम था, तो इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की। इसीलिए इसने केवल मलिक और सिपह सालार की उपाधियों से ही काम चला लिया। और एक और सम्राट आपको भी आगे मिलेगा सैयद वंश में, खिज्र खां। खिज्र खां ने भी कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की थी। एक उपाधि उसने रैयत आला की उपाधि ग्रहण की थी और उसी से अपना काम चला लिया था। तो इसी प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, सिपह सालार और मलिक की उपाधि से अपना काम चला लिया। तो सिपह सालार व मलिक की उपाधि धारण करने वाला जो राजा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 नंबर, लिखा है कलमा व लक्ष्मी देवी की आकृति के सिक्के किसने चलाए। मतलब एक सिक्का है जिसमें एक तरफ कलमा में लिखा हुआ है, आयतें लिखी हुई हैं, और दूसरी तरफ माता लक्ष्मी की जो है मूर्ति बनी हुई है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है, और सही आंसर आपका इसमें से है जो है मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने कलमा व लक्ष्मी देवी की आकृति के सिक्के चलाए थे, जिसमें एक तरफ इसने कलमा लिखा था और उस कलमा के नीचे भी इसने अपना नाम भी लिखवाया था, मोहम्मद बिन साम, क्योंकि इसका जो नाम था वो सहाबुद्दीन गौरी और मोहम्मद बिन साम भी था, तो इसने अपना नाम मोहम्मद बिन साम भी लिखवाया था। और दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी की आकृति छपवाई थी, ताकि जो भारत की जो जनता है वो इसके पक्ष में हो जाए। कुछ ऐसी इसकी मानसिकता थी जब इसने भारत पर आक्रमण किया था। और अभी पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि एक तरफ सिक्के पे संस्कृत के लेख लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ कलमा। तो अगर एक तरफ संस्कृत और कलमा की बात आए तो आप महमूद गजनबी के साथ में जाएंगे, और एक तरफ कलमा व लक्ष्मी देवी की आकृति की बात आए तो आप जो है मोहम्मद गौरी के साथ में जाएंगे। तो कलमा व लक्ष्मी देवी की आकृति के जो सिक्के चलवाए थे वो मोहम्मद गौरी ने चलवाए थे। और इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि खोखर जनजाति द्वारा किस सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। तो खोखर एक जनजाति थी और इसके द्वारा है किस सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन आपके सामने है, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन आपने चुन लिया है। सही ऑप्शन है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी की खोखर जनजाति द्वारा जो है हत्या कर दी गई थी। जब मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान गया था तो उससे पहले खोखर जनजाति के लोगों ने इसे बहुत परेशान किया, इसलिए जब ये वहां से वापस आया तो इस दैमक नामक स्थान पर इसी खोखर जनजाति के लोगों ने इसे घेर लिया था और इसकी हत्या कर दी थी। तो खोखर जनजाति द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक सुने। इसमें से आपके कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर से जरूर आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो क्वेश्चंस को आप कई बार पढ़ें, कई बार देखें, रिवीजन करें और निश्चित ही आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय इतिहास में यानी सल्तनत काल में लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही उदार और न्यायप्रिय राजा था। वह किसी विशेष अवसरों पर या जब वो राज्य का भ्रमण करता था तो एक एक दिन में लाखों रुपए दान कर देता था, इसीलिए इतिहास में उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चालीसा नामक दल का गठन किसने किया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो चालीसा नामक दल, इसे तुर्क चहलगानी भी कहा जाता था। तो तुर्क चहलगानी या चालीसा नामक दल एक ही चीज है, एक ही शब्द है। तो चालीसा नामक दल का जो गठन था, इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो सही ऑप्शन है आपके सामने इल्तुतमिश।
चालीसा नामक दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था, क्योंकि जब ये दिल्ली का सुल्तान बना तो इसने मंगोलों से रक्षा के लिए और राज्य की सुरक्षा के लिए 40 सरदारों का एक गुट बनाया था, जिसे चालीसा कहा गया। और इसी चालीसा दल का जो है आगे चलकर बलवान विघटन करेगा। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो चालीसा दल का विघटन है वो आगे चलकर बलवान करेगा, लेकिन इसका गठन इल्तुतमिश करेगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत में तुर्कों का प्रथम आक्रमण किसने किया? तो आप देखेंगे कि भारत में तुर्कों का प्रथम आक्रमण, 4 ऑप्शन आपके सामने, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो भारत में तुर्कों का जो प्रथम आक्रमण हुआ है वो महमूद गजनबी ने किया है। आप देखिएगा कि भारत में अरबों का अगर प्रथम आक्रमण पूछे तो आप मोहम्मद बिन कासिम को लिखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर अपना प्रथम आक्रमण किया था। तो अरबों का प्रथम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ और तुर्कों का प्रथम आक्रमण महमूद गजनबी के द्वारा हुआ। तो आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन चुनने हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही आ गया है, थोड़ा सा शब्द बदल गया। खिलाफत प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान। तो आप सभी को पता है कि खिलाफत जो था वो सबसे पहले इल्तुतमिश ने प्राप्त किया था। उस समय ये बगदाद में जो बगदाद के खलीफा थे जिनका नाम था अल मुतस्सिर बिल्लाह, तो अल मुतस्सिर बिल्लाह के पास इल्तुतमिश जाते हैं और सुल्तान के पद के लिए खिलाफत प्राप्त करते हैं और अल मुतस्सिर बिल्लाह इल्तुतमिश को जो है खिलाफत प्रदान करते हैं। इस प्रकार इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान बनता है। यानी जो खिलाफत होता है, खिलाफत का मतलब होता है मान्यता पत्र, यानी सुल्तान बनने का प्रमाण पत्र। तो ये जो प्रमाण पत्र है ये इल्तुतमिश को प्राप्त होता है। तो इसीलिए खिलाफत प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो राइट आंसर इज इल्तुतमिश। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। हातिम ताई सेकंड के नाम से जाना जाता है। तो हातिम ताई प्रथम कौन था? सबसे पहले तो यह आपको जानना है कि हातिम ताई प्रथम कौन था। तो एक फिल्म आई थी हातिम ताई, वो हातिम ताई प्रथम था, ये हातिम ताई सेकंड था। तो हातिम ताई प्रथम में हमने देखा कि हातिम ताई पिक्चर में जो हातिम ताई है 7 सवालों को हल करता है और वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीवन जीता है, इसीलिए उसे हातिम ताई कहा गया। और यह हातिम ताई सेकंड के नाम से जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपको चुनने हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही उदार था और बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था और वो हमेशा दूसरों के लिए जीवन उसने जिया। भारतीय सल्तनत के इतिहास में उसे बहुत ही उदार और दयालु राजा के तौर पर जाना गया, यानी हातिम ताई सेकंड के नाम से जाना गया। तो 4 ऑप्शन और इन ऑप्शन में से आपको चुनना है। जल्दी से सही आंसर पर टिक कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल पहचान लिया होगा आपने, सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई सेकंड के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श हातिम ताई सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 16, सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर किसने आक्रमण किया? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। देखिए सभी क्वेश्चन गोल्डन क्वेश्चन हैं और सभी को बेहतरीन तरीके से चुना गया है आपके लिए। चुनिंदा क्वेश्चनों की एक श्रृंखला आपके सामने चल रही है। तो सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर की बात हो रही है। गुजरात का सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर पर किसने आक्रमण किया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है, राइट आंसर चुनना है। तो आपने चुन लिया होगा, राइट आंसर है महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर सन 1024-25 में आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये इसका 16वां आक्रमण था। जी हाँ, सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनबी
गजनवी का 16वां आक्रमण था। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो है महमूद गजनवी का सोमनाथ के मंदिर पर कौन सा आक्रमण था, तो ये 16वां आक्रमण था। बहुत सारे लोग 17वां आक्रमण लिख देते हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिए, ये 16वां आक्रमण था। और यहाँ से महमूद गजनवी ने अतुल्य संपदा को लूट लिया था। इतनी संपदा इसने लूटी थी कि 7 दिन तक इसने जो है उस संपदा को ये यहाँ से अफगानिस्तान लूट कर ले गया था। तो सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, दैमक नामक स्थान पर किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो देखिए 4 क्वेश्चन आपके सामने, 4 ऑप्शन हैं, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो दैमक नामक स्थान पर अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि खोखर एक जनजाति थी। खोखर जनजाति जो थी उसने मोहम्मद गौरी को सर्वाधिक परेशान किया। उसी समय मोहम्मद गौरी बीमार हो गया था और वो अफगानिस्तान चला गया था। अफगानिस्तान से जब वो वापस आया तो उसी खोखर जनजाति के लोगों ने दैमक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। तो ऑप्शन आपको उत्तर आपको पता चल चुका है पहले से ही। तो उत्तर सही उत्तर है मोहम्मद गौरी, यानी दैमक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट और गुड क्वेश्चन है, कुरान ख्वां के नाम से किसे जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो कुरान ख्वां के नाम से किसे जाना जाता है? आप ध्यान दीजिए कि कुरान ख्वां ऑप्शन आपको उत्तर आपको मिल चुका होगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप पढ़ने में बिल्कुल आप तेज हैं और आपने वास्तव में मेहनत की है, आपने तुरंत ही आंसर पहचान लिया। अगला आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था कि इसका जो बचपन था वो निसापुर में बीता। निसापुर के काजी जो थे जमाल, उन्होंने इनको खरीद लिया था। चूंकि वो काजी थे, उन्हीं के संरक्षण में कुतुबुद्दीन ऐबक रहता था और कुरान को पढ़ता था। धीरे धीरे इनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान को सुरीले अंदाज में गाने लगा था, इसलिए इसका नाम कुरान ख्वां पड़ गया था। तो भारतीय इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक को कई उपाधियां मिली हैं। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, हातिम ताई सेकंड के नाम से भी जाना जाता है और कुरान ख्वां के नाम से भी जाना जाता है। तो कुरान ख्वां के नाम से जाने जाने वाला जो सुल्तान था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन, सैनिकों को प्रथम एकता देने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो ये ऑप्शन आपको जो है आप 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो सैनिकों को प्रथम एकता, एकता का अर्थ क्या होता है? एकता का अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। अर्थात जो सैनिक होते थे उनको नगद वेतन न देकर उनकी सेवाओं के बदले में उन्हें एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, जिसे एकता कहा जाता था। तो सैनिकों को प्रथम एकता देने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने सैनिकों को प्रथम एकता प्रदान की। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रथम एकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति यानी सैनिक कौन था? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो दोनों क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप देखेंगे कि जो प्रथम एकता प्राप्त करने वाला सैनिक वो कौन था। 4 ऑप्शन है, इनमें से आप सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो सही ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, आप पूछेंगे ये तो जो है सुल्तान थे, तो इन्होंने सैनिक शब्द आपने क्यों लिखा? क्योंकि जब इनको एकता दी गई थी तब ये सैनिक थे, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी की सेना में थे उस समय और बतौर एक सैनिक के रूप में थे। और मोहम्मद गौरी ने इन्हें इनकी सेवाओं से खुश होकर प्रथम एकता इनको दी थी। तो अगर पूछा जाए कि प्रथम एकता किसने प्राप्त की है तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में जाएंगे। और सैनिकों को प्रथम एकता देने का जो श्रेय है, इसके बाद जब सुल्तान बनेंगे इल्तुतमिश तो पहली बार सैनिकों को एकता देना कौन शुरू करेगा? तो इल्तुतमिश। और सर्वाधिक एकताएं देने का जो श्रेय है वो फिरोज शाह तुगलक को जाता है। तो इस प्रकार 3 एक क्वेश्चन जो है वो एकता पर बनते हैं। तीनों क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज नहीं हो। क्वेश्चन है, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश।
तो आप गैस कीजिए, जल्दी से गैस कीजिए, क्योंकि पेपर में आपको 30 से 40 सेकंड का समय मिलता है। तो 30 से 40 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना होता है। तो बहुत ही जल्दी, और कहते हैं जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है उसे टिक बहुत जल्दी मिल जाता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिए। आपकी प्रैक्टिस कराने में मैं आपके साथ अपने 100% समय को दूंगा। तो क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो 4 ऑप्शन हैं, सही ऑप्शन आपको चुनना है। ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा। सही ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। पोलो अर्थात चौगान, कहीं कहीं पर एक शब्द मिलेगा आपको चौगान, कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो पोलो और चौगान एक ही शब्द हैं। और आपको बता दें कि पोलो खेल का विश्व में सबसे पहले जन्म भारत में ही हुआ था, यानी भारत के मणिपुर राज्य में हुआ था। तो यहीं से पोलो खेल का जन्म हुआ, उसके बाद भारत में और फिर विश्व में फैला। तो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किस सुल्तान ने बनवाया था? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा आप देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा, क्वेश्चन आपने पहचान लिया होगा, भारत का प्रथम मकबरा है। इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। अर्थात इसका जो पुत्र था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, 1229 में मंगोलों से आक्रमण करते समय, रक्षा करते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसी की याद में इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, जो भारत का प्रथम मकबरा भी कहा जाता है। तो सही आंसर है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, यामनी वंश से संबंधित था। तो इतने 4 ऑप्शन हैं, निम्न में कौन सा सुल्तान यामनी वंश से संबंधित है? तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन है महमूद गजनवी, फिर है मोहम्मद गौरी, फिर है महमूद ताजुद्दीन और अगला इल्तुतमिश। तो यामनी वंश से जो संबंधित है, ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा, सबसे सरल ऑप्शन है और 1 नंबर पर है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी यामनी वंश से संबंधित था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोर नामक स्थान से संबंधित था कौन सा व्यक्ति, कौन सा सुल्तान जो गोर नामक स्थान से आया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो गौर नामक स्थान से आपको पता है कि गो से गोर और गो से गौरी, आप जो है गेस मिला सकते हैं, गौर गौरी गौर गौरी। तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। क्वेश्चन आंसर नंबर 2, यानी गौर नामक स्थान से मोहम्मद गौरी आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? बहुत ही गुड क्वेश्चन। तो देखिए 4 ऑप्शन, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार की नींव आपने आंसर पहचान लिया होगा, बहुत ही सरल है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे, और इनके गुरु का नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव डाली थी, यानी कुतुब मीनार को बनवाना प्रारंभ किया था। लेकिन संयोग से 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। तो इस कार्य को ये पूरा न कर सके, लेकिन इसकी नींव डालने का जो श्रेय है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। तो राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आपके सामने, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ऑप्शन आपको 30 सेकंड में पहचान लेना है, उत्तर आपको 30 सेकंड में दे देना है। तो कुतुब मीनार को पूर्ण कराया, पहचान लिया आपने, इल्तुतमिश ने, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और कुतुब मीनार की जो नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जब हो गई और इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना, तो गद्दी पर बैठते ही इसने सबसे पहले अपने ससुर के सपने को पूर्ण किया, यानी कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। तो इस प्रकार सही आंसर है इल्तुतमिश। और कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल थी वो की आकाशीय बिजली से ध्वस्त हो गई थी। तो आगे चल करके
5वीं मंजिल का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक कराएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कुतुब मीनार से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण। भारत पर प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी ने किस स्थान पर किया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पेशावर, मुल्तान, सिंध, पंजाब। तो राइट आंसर आपको देना है। आपने आंसर पहचान लिया। राइट आंसर है पेशावर। महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण पेशावर पर रहा। इसके बाद उसने दूसरा आक्रमण मुल्तान पे किया। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण। तो मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने, पेशावर, मुल्तान, सिंध और पंजाब। इन्हीं 4 में से एक राइट आंसर है। और राइट आंसर आप पेपर में तभी दे पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अच्छी ही नहीं, बहुत अच्छी होगी, कई बार होगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण, आंसर आपने पहचान लिया। जी हाँ, प्रथम आक्रमण है मुल्तान। और मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो यह आपको पता होगा। मुल्तान का सुल्तान सहवाग को कहा जाता है। एक जन क्रिकेटर थे सहवाग, उन्होंने मुल्तान में टेस्ट क्रिकेट में 309 रन बनाए थे, इन्हीं उन्हें मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का इक्तेदार था? तो आप ध्यान दीजिए, जब इल्तुतमिश सुल्तान नहीं बना था तो कहाँ का इक्तेदार था? तो इल्तुतमिश 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला है ग्वालियर, बदायूं, भोपाल और मानिकपुर। तो आप देखिए सही आंसर है बदायूं। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का इक्तेदार था। और ग्वालियर का इक्तेदार वो उससे पहले हुआ करता था। और मानिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी इक्तेदार था। तो 3 ऑप्शन का आंसर तो आपको हमने ऐसे ही बता दिया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को जोड़ जोड़ के करिए। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। देखिए, तो कुव्वतुल इस्लाम का मस्जिद का जो निर्माण है वो कराया था मोहम्मद गौरी ने नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो सही आंसर के साथ हम लोग जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में जाएंगे। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि तुर्कों द्वारा बनवाई गई भारत की प्रथम मस्जिद है, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, कुव्वतुल इस्लाम से मस्जिद से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया, कब कराया था, और भारत की प्रथम तुर्कों द्वारा बनवाई गई मस्जिद है और कहां पर स्थित है। तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। क्वेश्चन है, तुर्कों द्वारा बनवाया गया भारत में प्रथम मकबरा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, बलबन का मकबरा और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो देखिए, तुर्कों द्वारा बनवाया गया भारत का जो प्रथम मकबरा है वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश के बड़े पुत्र नासरुद्दीन महमूद की 1229 में मंगोल आक्रमणों से रक्षा करते समय मृत्यु हो गई थी। और उसी की याद में इल्तुतमिश ने जो है अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। ये तुर्कों द्वारा बनवाया गया भारत में प्रथम मकबरा है। यानी जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, इसे प्रथम मकबरा होने का गौरव प्राप्त है। तो सही आंसर है आपके सामने, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, तुर्कों द्वारा बनवाई गई भारत की प्रथम मस्जिद। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, ऑप्शन आपके सामने हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, जामा मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और खिरकी मस्जिद। तो जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। जी हाँ, आंसर आपने पहचान लिया। सही आंसर है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो कि दिल्ली में है और तुर्कों द्वारा बनवाई गई भारत की प्रथम मस्जिद है। 1197 में इसका निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर की गद्दी पर बैठा। जी हाँ,
कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर की गद्दी पर बैठा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर कभी भी नहीं बैठा, क्योंकि उसे ताजुद्दीन यल्दौज का बहुत खतरा था। यानी मोहम्मद गोरी का जो दो गुलाम थे, एक का नाम था यल्दौज और एक का नाम था कुबाचा। तो यल्दौज ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा था कि अगर दिल्ली आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक डर गया था और वो कभी भी दिल्ली की ओर नहीं गया। लेकिन उसी समय लाहौर के अमीरों और उलेमाओं ने उसे निमंत्रित किया कि आप लाहौर चले आइए और यहाँ का शासन प्रबंध संभालिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर चला गया। तो इस प्रकार लाहौर की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1205, 1206, 1208, 1210। तो आपने कई बार पढ़ा होगा, राइट आंसर आपको पता चल चुका है। जी हाँ, राइट आंसर है 1206। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1206, 1210, 1211, 1236। तो ऑप्शन आपको पता चल चुका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका पुत्र आराम से बैठा और मात्र 8 महीने के बाद दिल्ली के अमीरों ने उसे गद्दी से उतार दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को दिल्ली पर राजा सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया और इल्तुतमिश दिल्ली पहुंचा और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो सही ऑप्शन आपको पता चल चुका। जी हाँ, 1211। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर 1211 में बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, देखिए ऑप्शन देखिए, 1206, 1208, 1209, 1210। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, कई बार अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कब मृत्यु हुई। ऑप्शन आप पहचान चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपने चुन लिया है। राइट आंसर है 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो 1210 में इसकी मृत्यु हुई। 1210 में इसका पुत्र आराम से गद्दी पर बैठा, लेकिन 8 महीने के बाद उसको दिल्ली के अमीरों ने असंतुष्ट होकर उतार दिया और 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई। क्वेश्चन, इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो देखिए चार ऑप्शन, 1206, 1210, 1211, 1236। देखिए राजाओं के सन आप लोग कह रहे होंगे कि बहुत कठिन है, कैसे याद किया जाए? तो कोई कठिन नहीं है। सुल्तान है, इनके जो सन है वो आप चार्ट वाइज बना सकते हैं। चार्ट वाइज सारे सुल्तानों को एक साथ लिख लीजिए, उनकी जन्म मृत्यु लिख लीजिए और उनको जो है चार्ट बनाकर आप अपने कमरे में टांग सकते हैं। सुबह शाम एक बार दो बार नजर डालिए। इस प्रकार उनके जो सन है वो आपको याद करते आसानी से याद हो जाएंगे और एक दूसरे से आप वार्तालाप भी कर सकते हैं सनों के बारे में। और एक एक राजा को कई बार आप जो है सुल्तान को कई बार पढ़िए कि कब उसकी मृत्यु हुई। दो चार बार आप पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। सन याद करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको पता चल चुका होगा। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर। इल्तुतमिश की जो मृत्यु थी वो 1236 में हुई थी। तो राइट आंसर चौथा है 1236। तो इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और गद्दी पर बैठने से पूर्व बदायूं का इक्तेदार था और 1236 यानी 25 वर्षों तक उसने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। इसे और काफी सुधार उसने दिल्ली सल्तनत में किए, इसीलिए उसे दिल्ली का जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अभी मैंने आपको बताया था और ऑप्शन आपको पता भी चल चुका है। अभी मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद और इल्तुतमिश की गद्दी पर बैठने से पूर्व आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अब मैंने आपको क्लू दे दिया है, आंसर आपको मिल चुका होगा। जी हाँ, पहचान लिया है आपने आंसर। सही आंसर है 1210। आराम शाह 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन मात्र 8 माह, जैसा कि इसका नाम ही आराम शाह, तो जब ये गद्दी पर बैठा तो आराम ही करता रहता था, राज्य की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। तो राज्य के जो अमीर और उलेमा थे वो इससे असंतुष्ट हो गए थे और मात्र 8 माह के बाद इसे गद्दी से पदच्युत कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो ये आपको चार ऑप्शन आपके सामने हैं। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पुत्र था। तो देखिए चार ऑप्शन, सही आंसर आपको पता चल चुका है। सही आंसर है 1236। तो रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, क्योंकि
जो रुकनुद्दीन फिरोज था ये बहुत ही अयोग्य था। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी अपनी बड़ी पुत्री रजिया को बनाया था, लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो रुकनुद्दीन जबरदस्ती दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया और 1236 में बैठा। लेकिन उसी समय दिल्ली के बाहर विद्रोह हो गए। रुकनुद्दीन दिल्ली के बाहर विद्रोह को दबाने चला गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर रजिया लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने आई और उसने जनता से समर्थन मांगा और वो दिल्ली की गद्दी पर बैठी और वापस आते ही उसने रुकनुद्दीन को जेल में डलवा दिया। तो इस प्रकार रुकनुद्दीन फिरोज कुछ ही समय के लिए बैठा, लेकिन 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही फिर क्वेश्चन आ गया, रजिया सुल्तान से संबंधित आ गया कि रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी। तो अभी आपने देखा कि जो ऑप्शन आपको ऊपर वाले से ही पता चल गया होगा आंसर कि जो है रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी। चार ऑप्शन आपके सामने। जी हाँ, 1236 में। 1236 में इसने रुकनुद्दीन फिरोज को जेल में डलवा दिया और वो दिल्ली की गद्दी पर बैठी और रजिया सुल्तान 3 वर्ष 6 माह 6 दिन दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। मध्य युग की अधिस्थिति या कह सकते हैं प्रथम मुस्लिम शासिका जो है रजिया सुल्तान बैठी थी गद्दी पर। और किसी इतिहासकार ने कहा था कि यदि वह स्त्री ना होती तो उसमें शासक बनने के संपूर्ण गुण थे, यानी वो सल्तनत काल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाने की क्षमता थी उसके अंदर। उसका सबसे मुख्य जो दोष था उसका स्त्री होना था। अंतिम क्वेश्चन देखिए इस पन्ने का, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई। तो अभी देखिए आंसर हमने आपको ऊपर ही बता दिया है कि 1236 में वो गद्दी पर बैठी, 3 वर्ष 6 माह 6 दिन गद्दी पर बैठी, मतलब 4 वर्ष आप जोड़ दीजिए तो 1236 और 4 40। तो ऑप्शन आपको देखिए मिल चुका है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1211, 1236, 1242, 1240। तो हम चौथे आंसर के साथ जाएंगे जो है 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। देखिए 41वां क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाई थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो यदि आपने कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 2 मस्जिदें उसने बनवाई थी। तो राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद स्थित है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, दिल्ली, पेशावर, अजमेर, बदायूं। तो देखिए सही आंसर आपके सामने मिल चुका है आपको सही आंसर। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है और राइट आंसर पे ही आपको टिक लगाना है। तो तैयारी करते रहिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए। अभी इसके बाद और भी क्वेश्चंस की, पूरे सल्तनत काल के क्वेश्चंस की मैं एक सीरीज तैयार करूंगा और पर डे आपको 50 क्वेश्चन से रूबरू कराऊंगा। तो पेपर से पहले पहले मेरा प्रयास रहेगा कि अधिकतम प्रश्न मैं आपके सामने रिवीजन करवा दूं ताकि आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आए। तो जी हाँ, चलिए आंसर पे चलते हैं कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा मस्जिद है स्थित है, आपको आंसर उत्तर मिल चुका है। जी हाँ, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है वो अजमेर में स्थित है और ये एक संस्कृत विद्यालय के ऊपर बनाया गया था। और आज भी यहाँ पर एक नाटक है, हरिकेली नाटक। तो हरिकेल नाटक के जो अंश हैं वो आज भी इस मस्जिद की दीवारों पर हमें देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद स्थित है। जी हाँ, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया। अभी वो आंसर आपने आपको पीछे बता दिया है, आंसर आपने पहचान लिया होगा। 4 ऑप्शन है, दिल्ली, पेशावर, अजमेर, बदायूं। जी हाँ, तो राइट आंसर जल्दी से चुन दीजिए, जल्दी से बताइए कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। जी हाँ, आपने मुझे बता दिया है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो तुर्कों द्वारा बनवाई गई भारत की प्रथम मस्जिद है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में बनाया था। तो ये भारत में तुर्कों द्वारा बनवाई गई प्रथम मस्जिद है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हौज ए खास स्थित है। तो हौज ए खास कहाँ पर स्थित है, ध्यान दीजिए। 4 ऑप्शन, दिल्ली, पेशावर, अजमेर, बदायूं। जी हाँ, आंसर आपको मिल चुका है। अगला आंसर है, आंसर आपके पास सामने है, चौथा ऑप्शन है बदायूं। हौजे खास बदायूं में स्थित है। क्योंकि आपको पता है कि सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश
बदायूं का गवर्नर था और उसे बदायूं से बहुत प्रेम था, इसीलिए उसने बदायूं में हौज खास बनवाया था। ये भी एक प्रकार की मस्जिद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतारे किंग का दरवाजा बनवाया था। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो सही आंसर आपको मिल चुका है। सही आंसर है अतार किंग का दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया था जी। और इसी दरवाजे से प्रेरित होकर आगे अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा बनवाएगा, और इसी दरवाजे से प्रेरित होकर के आगे चलकर अकबर फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाएगा। किंग का दरवाजा स्थित है, देखिए अगला क्वेश्चन। तो फिर से 4 ऑप्शन, दिल्ली, अजमेर, पेशावर और नागौर। तो अभी मैंने बताया कि अतारे किंग के दरवाजे से प्रेरित होकर अलाई दरवाजा और बाद में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। तो ऑप्शन आपको मिल चुका होगा, जी हाँ, अतायर की किंग का दरवाजा नागौर में स्थित है। नागौर कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है, और ये वही जिला है जहां 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार त्रिस्तरीय यानी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कृत शैली में बना भारत का प्रथम मकबरा। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, बलबन का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो देखिए सही आंसर आपको मिल चुका है। सही आंसर है सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा, यानी स्कृत शैली में बना हुआ भारत का प्रथम मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा था। और भारत का जो तुर्कों द्वारा बनवाया गया प्रथम मकबरा है वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, जी हाँ। और अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध इस्लामी पद्धति में बना भारत का मकबरा, तो आप बलबन के मकबरे के साथ जाएंगे। प्रथम 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 तीनों में है प्रथम, तो मत हो जाइएगा कंफ्यूज। प्रथम तुर्कों द्वारा बनवाया गया मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा, स्कृत शैली में प्रथम बना मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा, शुद्ध इस्लामी पद्धति में बना प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा। देखिए अगला क्वेश्चन फिर आ गया, इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप आंसर 4 आपके सामने, बदायूं, लाहौर, दिल्ली, रामापुर। तो देखिए 4 आंसर आपके सामने हैं, ध्यान दीजिए। जी हाँ, आंसर आपको मिल चुका है कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल दिल्ली में स्थित है। इल्तुतमिश का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन, बदायूं, लाहौर, दिल्ली, रामापुर। तो 4 ऑप्शन आपको मिल चुके हैं। सही आंसर आपने पहचान लिया है, बिल्कुल आप बहुत होशियार हैं। सही ऑप्शन आपके सामने लाहौर, क्योंकि आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी दिल्ली नहीं आया और वो लाहौर की गद्दी पर बैठा, तो उसका मकबरा भी लाहौर में ही बनाया गया होगा। अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामी से मुक्ति कब मिली? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, 1206, 1208, 1209, 1210। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामी से मुक्ति 1208 में मिली थी। कैसे मिली थी? कि जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गयासुद्दीन गौरी गद्दी पर बैठा, और तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गयासुद्दीन से जब ये मिलने गए, तो गयासुद्दीन ने कहा कि अब तुम राजा बन गए हो और मैं तुम्हें गुलामी से मुक्ति देता हूं, यानी प्रमाण पत्र देता हूं कि अब तुम मेरे गुलाम नहीं रहे। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामी से मुक्ति 1208 में मिली। तो इसी के साथ ये सीरीज समाप्त हुई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और पेपर में सीरीज से 2-4 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। आपका जरूर लाभ होगा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।